शिखर पर मिलेंगे। लेखक जिग जिगलर। खंड 3 अध्याय 2 भाग 2। बांटने से लाभ होता है। क्रांतिकारी युद्ध के ख्याति प्राप्त मेजर एंडरसन एक लाइब्रेरी के मालिक थे। वे एक निस्वार्थ व्यक्ति थे जिन्होंने वो लाइब्रेरी उस क्षेत्र के उन युवाओं के लिए खोली थी जो और अधिक ज्ञान अर्जित करना चाहते थे। उन युवा लड़कों में से एक स्कॉटलैंड का लड़का था जो मेजर एंडरसन के घर प्रत्येक शनिवार की सुबह आता था और पूरे दिन पढ़ने के लिए उपलब्ध इस अवसर के प्रति वो बहुत कृतज्ञ था। स्पष्टतया उसने इस प्रक्रिया में बहुत कुछ सीखा क्योंकि एंड्रयू कार्नेगी अमेरिका के इतिहास में सर्वाधिक उत्पादक व धनी व्यक्तियों में से एक बन गया था। उसने उस वक्त 43 व्यक्तियों को यानी 43 व्यक्तियों को करोड़पति बनाया जब करोड़पति व्यक्ति गिने चुने होते थे। कार्नेगी ने इस दयालुता को दूसरी तरह से आगे बढ़ाया। उसने पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्नेगी वाचनालय स्थापित कर दिए। आज भी हजारों लोग उसकी इस विशाल हृदयता का लाभ उठा रहे हैं। हाँ, जब आप दूसरों में योग्यता को देख पाते हैं और फिर उस योग्यता के विकास में सहायता करते हैं तो आप कुछ महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। वास्तव में ये सर्वाधिक उल्लेखनीय है कि जितना अधिक आप दूसरों को देंगे उतना अधिक आपके पास रहेगा। इसी संदर्भ में एक किस्सा चार्ल्स पर्सी का है जिसे 39 वर्ष की आयु में बेल एंड हॉवेल का अध्यक्ष बना दिया गया था। उसने कंपनी के सभी पदों पर कार्य करते हुए ख्याति एवं सौभाग्य अर्जित किया। आज वो एक विशिष्ट यूनाइटेड स्टेट्स सेनेटर है। ये काफी दिलचस्प है कि सेनेटर पर्सी के बारे में एक टिप्पणी अक्सर की जाती है कि उनमें दूसरे व्यक्ति की सुयोग्यता देख लेने और फिर उस व्यक्ति को अपनी योग्यता का सदुपयोग करने हेतु प्रेरित करने की विचित्र क्षमता है। कभी कभार ये सिद्धांत आपको अस्थायी रूप से ख्याति के उजाले के बजाय नेपथ्य की छाया में ले जा सकता है। इस संदर्भ में एक उदाहरण क्रिस चट्टावे धावक का है जिसने प्रथम 4 मिनट में 1 मील दौड़ने के रिकॉर्ड में मुख्य भूमिका निभाई। चट्टावे ने पहली 3 छलांगों में अपनी पूरी जान लगाकर रोजर बैनिस्टर को तेज गति प्रदान की जिससे बैनिस्टर 4 मिनट के न टूट पाने वाले रिकॉर्ड को तोड़ पाने में सफल हो पाया। बैनिस्टर ने रिकॉर्ड तोड़ा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि प्राप्त की जबकि चट्टावे को अपेक्षातया बहुत कम लोग जान पाए। तब से आज तक लगभग 500 दौड़ 4 मिनट के से कम समय में हो चुकी हैं। परंतु चट्टावे ऐसा अकेला व्यक्तित्व है एवं सदैव रहेगा जिसने गति देने के लिए खुद को मिटा दिया जिससे न टूट पाने वाला रिकॉर्ड टूट पाया। 2 बड़ी चूकें। एक गुमनाम कॉलेज प्रोफेसर की पत्नी को कम सुनाई देता था। उसका सपना था कि वो एक ऐसा उपकरण बनाए जिससे उसकी पत्नी जिसे वो बहुत प्यार करता था सुन पाए। उसने अपना समस्त अतिरिक्त समय वो अपनी अतिरिक्त धनराशि अपने इस सपने को साकार करने हेतु लगा दी। इतिहास हमें बताता है कि वो अपने इस कार्य में सफल नहीं हो पाया परंतु वो असफल होने वाला नहीं था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल एक लक्ष्य चूक गए परंतु मानवता को उससे अपार लाभ हुआ क्योंकि उन्होंने स्वयं को किसी अन्य की समस्या का समाधान खोजने हेतु समर्पित कर दिया था। उन्होंने किसी एक की सहायता करने को अपना लक्ष्य बनाया था और वो चूक गए। इसके बजाय उन्होंने लाखों लोगों की सहायता की। बहुत वर्षों पहले विल्हेम रेस नामक एक जर्मन आविष्कारक ने तारों के माध्यम से ध्वनि संप्रेषण की विधि का आविष्कार किया। वस्तुतः यदि रेस दोनों इलेक्ट्रोड का केवल 1/1000वां इंच और खिसका देते ताकि वे दोनों आपस में मिल जाते तो वो टेलीफोन का आविष्कार कर देते। दुर्भाग्यवश रेस अपना नाम ऊपर कर पाने की स्थिति को बहुत ही करीब से चूक गए। उनकी अत्यंत करीब की चूक हमें अचंभित कर देती है जब हम ये सोचते हैं कि यदि रेस भी उसी उद्देश्य को लेकर काम करते जिसे ग्राहम बेल ने लेकर किया तो क्या होता। हमें मालूम नहीं क्या कोई ऐसा संयोग हो सकता था कि इलेक्ट्रोड एक दूसरे को अकस्मात स्पर्श कर जाते। एक पूरक उत्सव संचालक। कई वर्षों पहले मेरे एक मित्र डेविड स्मिथ ने मुझे पूछा कि क्या मैं कल क्लब के वार्षिकोत्सव के लिए पूरक संचालक के रूप में अपनी सेवाएं देने को तैयार हूं। मैंने मजाकिया तौर पर कहा कि मैं सदैव एक पूरक उत्सव संचालक ही होना चाहता था। उसने बताया, खैर यह हमारा बहुत बड़ा वार्षिक कार्यक्रम है और एक स्थानीय राजनेता ने भी आने के लिए आश्वस्त किया है परंतु वो आ पाएंगे ये निश्चित नहीं है। ये औपचारिक परिधानों व नृत्य बैंड से युक्त एक विशाल समारोह था। मैं और मेरी पत्नी इस कार्यक्रम के लिए समय से पहले ही पहुंच गए थे और जब हमने डेविड को नृत्य करते देखा तो हम उसके नृत्य कला और छवि पर हतप्रभ रह गए। वो स्पष्टतया प्रसन्न था परंतु हमारी उत्साही प्रशंसा से थोड़ा शर्मा रहा था। उसने सकुचाते हुए बताया कि वो बॉलरूम
नृत्य सिखाता था। मुझे लगा कि यद्यपि मैं उससे वर्षों से मिलता आ रहा था, परंतु मैं वास्तव में उसको नहीं जानता था। मेरे थोड़ा कहने पर उसने अपनी जीवन कहानी का कुछ हिस्सा बताया। उसने बताया कि किस तरह उसे अपने परिवार का बोझ उठाने के लिए 16 वर्ष की आयु में स्कूल छोड़ने को बाध्य होना पड़ा। उसने 22 वर्ष की आयु में पुनः पढ़ना शुरू किया और 25 वर्ष की आयु में हाई स्कूल पास किया। उसने बताया कि उसके 3 पुत्रियां हैं, उनमें से 2 स्कूल अध्यापिकाएं हैं और एक ने परास्नातक यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की है। उसे स्वाभाविक एवं न्यायसंगत रूप से अपने परिवार पर गर्व था। डेविड के बारे में सबसे कौतूहल भरी बात उसकी आयु थी। वो 66 वर्ष का था और मैं अब तक जितने लोगों से मिला था उनमें से वो सबसे अधिक परिश्रमी था। संयोग से वो हमारा माली है और उसकी कहानी से कई सबक मिलते हैं। ये इस बात को पुनर्स्थापित करती है कि हम किसी पुस्तक को उसके कवर पृष्ठ से नहीं आंक सकते। उसकी कहानी ये भी सिद्ध करती है कि आप जो कुछ भी करते हैं उसे आपके करने के ढंग से ईमानदार श्रम को सम्मान मिलता है। माली होना कुछ लोगों के लिए हो सकता है लाभप्रद कार्य ना हो, परंतु इससे डेविड स्मिथ को अपना जीवन यापन करने व अपनी 3 बेटियों को शिक्षित करने की सामर्थ्यता प्राप्त हुई। इसके साथ ही इससे ये बात भी सत्यापित होती है कि अवसर व्यक्ति में निहित होता है, उसके कार्य में नहीं। वो अच्छा काम करता है और अपनी सेवाएं दूसरों को बेचने के योग्य है। बड़ी बात यह है कि डेविड स्मिथ चाहता था कि उसकी बेटियों को और अधिक हासिल हो, इसलिए उसने उनके लिए अपना और अधिक दिया। फलस्वरूप हर एक की जीत हुई। उन बच्चों के बारे में सोचना कितना रोचक है जो जीवन से और अधिक प्राप्त करेंगे, क्योंकि डेविड स्मिथ पहले स्वयं शिक्षित हुआ, फिर उसने अपनी बेटियों को शिक्षित किया जो बच्चों को शिक्षित कर रही हैं, जो आगे। उसे काम पर मत रखिए, वो भूतपूर्व अपराधी है। हमारे समाज के न्याय के बारे में विचारधारा बड़ी रोचक है। हम लोग कहते हैं कि जब कोई अपराध करता है तो उसे दंड मिलना चाहिए। मैं इस दृष्टिकोण से कई कारणवश सहमत हूँ, परंतु समाज उन लोगों से व्यवहार करने में जो अपने अपराध के लिए दंड भुगत चुके हैं, एक कदम और आगे बढ़ जाता है। बावजूद इसके कि हम उस पुरुष या महिला से कहते हैं, ठीक है, अब हिसाब बराबर, तुमने कानून तोड़ा और उसके लिए दंड भुगता, अब मामला खत्म। सच ये है कि अधिकांश मामलों में ये खत्म नहीं होता। समाज भूतपूर्व अपराधियों से दुर्भावना या अज्ञानतावश ऐसा व्यवहार करता है कि बहुत से राज्यों में 80% से भी अधिक अपराधी पुनः जेल में वापस चले आते हैं। मुझे ये यकीन करना कठिन लगता है कि ये पुरुष और महिलाएं इसलिए वापस आ जाते हैं क्योंकि इन्हें जेल आज़ादी से ज़्यादा अच्छी लगती है। यदि कोई भूतपूर्व अपराधी अपने संभावी मालिक को सच बतला दे तो उनमें से अधिकतर उसे वो दूसरा मौका नहीं देंगे, और यदि वो संभावी मालिक को सच नहीं बतलाता तो सच हर हाल में जाहिर हो जाएगा एवं उस व्यक्ति की कार्यकुशलता को नज़रअंदाज करते हुए उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इसका कारण बिल्कुल स्पष्ट है। हमारा स्वभाव है कि हम उसे अपराधी देखते हैं और भूतपूर्व भूल जाते हैं। उस व्यक्ति को देखने पर एक विचार हमारे मन में 1000 बार आता है, वो व्यक्ति कैदी रहा है, चोर है, झूठा है, जालसाज है आदि। स्मरण रहे, हम लोगों से वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा हम उन्हें देखते हैं। अतः यदि हम पूर्व अपराधियों को चोरों की तरह देखते हैं तो हम इसी तथ्य की पुष्टि करते हैं। इसे किसी भी वास्तविक अथवा काल्पनिक आघात के साथ जोड़ देने से विस्फोटक स्थिति पैदा हो जाती है। कुंठाओं की लंबी श्रृंखला के बाद जब वे ईमानदारी से स्वयं को समायोजित करने की कोशिश कर चुके होते हैं तो वे अक्सर अपनी स्थिति को न्यायोचित ठहराने लगते हैं। उनके तर्क कुछ इस तरह के होते हैं, हर किसी को पता है कि मैं पूर्व अपराधी हूँ, इसलिए कोई मुझ पर भरोसा नहीं करता। वे सोचते हैं कि मैं फिर से फिसल सकता हूँ, इसलिए वे मुझ पर कड़ी नज़र रखते हैं। पहली ही ठोकर लगने पर मुझे निकाल बाहर करेंगे। कुछ कमा लेने तक मुझे ये झेलना होगा और इसे हासिल करने का सिर्फ यही तरीका है। ये तर्क उन्हें पुनः अपराध और जेल की ओर बढ़ा देता है। ये एक समस्या है। अब इसके समाधान पर गौर करें। समाज के एक सदस्य के रूप में व्यक्ति द्वारा की गई गलती केवल उसे दंडित करने के बजाय पहले उसकी समाज में सफल वापसी के लिए तैयारी करने पर ध्यान दें। मैं पूर्वाग्रहित हूँ, परंतु मैं सोचता हूँ कि उसे इस पुस्तक पर आधारित रिचर लाइफ कोर्स पढ़ाया जाना चाहिए। दूसरी बात, वो स्रोत जिस पर हम सभी समस्याओं के समाधान हेतु भरोसा कर सकते हैं, अर्थात पवित्र बाइबल की ओर चलें। ल्यूक के उपदेश 17:3 में ईसा मसीह हमसे कहते हैं कि यदि हमारा भाई हमारे विरुद्ध अतिक्रमण करता है तो हमें उसे डांटना, दंडित करना चाहिए, और यदि वो अपनी गलती स्वीकार करके पश्चाताप करता है तो हमें उसे क्षमा कर देना चाहिए एवं उसी के अनुसार उससे व्यवहार करना चाहिए।
शेष समाधान जॉन के संदेश के 8वें अध्याय के प्रथम कुछ पदों में मिलता है। धर्म प्रचारकों व मुंशियों ने एक महिला को व्यभिचार के मामले में पकड़ा। उन्हें मालूम था कि जेस के कानून में साफ साफ लिखा है कि उस महिला को पत्थर मारा जाना चाहिए। वे उसे ईसा मसीह के पास ले गए, ये जानने के लिए कि देखें वो इस महिला को क्या सजा देते हैं। शुरू में ईसा मसीह ने उनकी बात का उत्तर नहीं दिया एवं उन्होंने गर्दन झुकाकर रेत पर कुछ लिखा। महिला को पीड़ा देने वालों ने उनसे आग्रह किया। उन्होंने पूछा कि ईसा क्या करेंगे। ईसा तब खड़े हो गए और उन्होंने कहा, तुम लोगों में से वो व्यक्ति जिसने कभी कोई पाप न किया हो इस महिला को पत्थर मारे। वो फिर गर्दन झुकाकर जमीन पर कुछ लिखने लगे। इसके बाद बाइबल में अत्यंत सुंदर ढंग से लिखा है, जिन लोगों ने भी इसे सुना वे अपनी चेतना की दृष्टि में अपराधी होने के कारण एक एक करके वहां से चले गए। आप अवश्य ही ये सुन चुके होंगे कि आप दूसरों में वही देख सकते हैं जो आपके अंदर है। दूसरों में अच्छाई देखो, अपने अंदर अच्छाई तलाशने का यही एक तरीका है। हम में से अधिकतर लोग दोहरे मापदंड रखते हैं। एक बेकरी वाले को शक हुआ कि वो किसान को उसे मक्खन की आपूर्ति करता है, तौल में कम मक्खन देता है। उसने ध्यानपूर्वक वजन जांचा और उसका शक पक्का हो गया। अत्यंत क्रोधित होकर उसने किसान को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमे के दौरान किसान द्वारा अपनी सफाई देने पर न्यायाधीश संतुष्ट हो गया और वो बेकरी वाला आत्मग्लानि से भर गया। किसान के पास तुला स्केल नहीं थी, इसलिए वो तराजू का प्रयोग करता था और वो प्रतिदिन उसी बेकर से 1 पाउंड डबल रोटी खरीद कर उसे बाट के रूप में इस्तेमाल करता था। उन लोगों में जो जेल काट चुके हैं एवं उनमें जो कभी जेल गए ही नहीं, बहुत बड़ा अंतर केवल पकड़े जाने का है। और बहुत से व्यक्तियों के गले में भूतपूर्व अपराधी की तख्ती लटकी होती है। यदि वे अपने आयकर में की गई धोखाधड़ी के कारण पकड़े गए होते। बहुत से लोग बिना चालक लाइसेंस के होते यदि वे गति सीमा के से अधिक तेज वाहन चलाने पर, किसी पहाड़ी अथवा मोड़ पर वाहन गुजारने पर, रुकने के संकेत को पार करने पर अथवा नशे में वाहन चलाने पर पकड़े गए होते। मैं पुनः बलपूर्वक कहता हूँ कि कानून तोड़े जाने पर दंडित किए जाने में मैं विश्वास रखता हूँ, परंतु साफ तौर से हमें दोषी व्यक्ति के खाते में उस समय लिख देना चाहिए, दंड का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है। इससे उसे हमारा समर्थन मत प्राप्त होगा जो उसके आत्मविश्वास की पुनर्स्थापना में सहायक होगा। जब ऐसा होगा तो इस बात की बहुत अधिक संभावनाएं हैं कि वो दोषी व्यक्ति अपनी सहायता स्वयं कर पाएगा और समाज में अपना योगदान दे पाएगा। हम उसे कैसे देखते हैं इस बात पर बहुत कुछ निर्भर करता है। वास्तविकता में कुछ मायनों में पूर्व अपराधी हम में से बहुतों से आगे है, क्योंकि उसने अपना ऋण चुका दिया है और हमारा अभी चुकता नहीं हुआ, क्योंकि हम अभी पकड़े ही नहीं गए। मैं सहमत हूँ कि पहली बार अपराध करने वाले किसी युवा व्यक्ति के ऊपर कोई काम लादना या किसी प्रकार की कैद का दंड देना उसके अपराध जीवन का सबसे प्रभावी निरोधक है। इस मूल विचारधारा को अमेरिकन इंस्टीट्यूट फॉर कैरेक्टर एजुकेशन द्वारा पूरी तरह न्यायोचित ठहराया गया, अध्यापकों की सहायता हेतु बनाया गया। उनका यह पाठ्यक्रम एक सिद्धांत पर आधारित है कि स्कूल आयु के वे बच्चे जिन्हें अपने व्यवहार के संभव परिणामों को ध्यान में रखना सिखाया जाता है, स्वतः ठीक व्यवहार करते हैं। ये पाठ्यक्रम पहली कक्षा से 5वीं कक्षा के लिए है और 500 से भी अधिक स्कूलों में इसका परीक्षण किया जा चुका है। इंडियानापोलिस का पब्लिक स्कूल #63 इस दृष्टिकोण की प्रभावतापूर्ण का सुंदर उदाहरण है। 1970 से पूर्व यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट 14 जून 1976। ये भवन किसी दंगाग्रस्त क्षेत्र के स्कूल की तरह दिखता था। बहुत सी खिड़कियां टूटी हुई थीं और शीशों के स्थान पर चूने की चिनाई कर दी गई थी। अधिकांश विद्यार्थी असभ्य, अशिष्ट और शिक्षकों के प्रति उद्दंड थे। बच्चों में स्कूल के प्रति कोई गर्व का भाव नहीं था। सितंबर 1970 के बाद $100 से भी कम मूल्य के शीशे टूटे और ये भी आकस्मिक थे। विद्यार्थी अब अध्यापकों के प्रति अधिक सम्मान व सहयोग की भावना रखते हैं तथा वहाँ पर अब सब के लिए एक के लिए सब वाले संभाव की अनुभूति होती है। यह सिद्धांत चाहे किसी छोटे बच्चे पर लागू किया जाए या कानून तोड़ने वाले 16 वर्ष के बच्चे पर, दोनों स्थितियों में बराबर कारगर है। मैं साथ ही ये भी कहना चाहता हूँ कि यदि ये व्यावहारिक दृष्टिकोण घरों में माँ बाप अपने बच्चों के प्रति उनकी कम आयु में ही शुरू कर दें तो इससे अपराध और कम हो जाएंगे। ये संभव है कि जैसा
जैसा कि डॉक्टर जेम्स डॉब्सन ने अपनी पुस्तक डेयर टू डिसिप्लिन में बड़े सटीक ढंग से कहा है कि अनुशासन वो पद्धति है जिसे आप बच्चे के लिए निर्धारित करते हैं, न कि उसके लिए बच्चों को निर्धारित करते हैं। रियलिटी थेरेपी पद्धति के जनक विलियम ग्लासर बलपूर्वक कहते हैं कि माता पिता को समझना चाहिए कि अनुशासन बच्चे के निषिद्ध व्यवहार के प्रति कार्यवाही है और इसे सुधारात्मक स्नेह के रूप में लिया जाता है, इसलिए ये बच्चे द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। दंड एक प्रतिक्रिया है जो बच्चे पर संचारित की जाती है और एक विरोधपूर्ण दुत्कार के रूप में ली जाती है, इससे इसके प्रति गहरा रोष उत्पन्न होता है। ये निश्चित करने के लिए कि बच्चा इस अंतर को समझता है, डॉक्टर ग्लासर अनुशासनात्मक सत्र का प्यार भरा निष्कर्ष रखने का सुझाव देते हैं। इस प्यार भरे नियंत्रण से माँ बाप बच्चे को वैयक्तिक मूल्य देने में समर्थ हो पाते हैं। आपका दूसरों पर प्रभाव अवश्य पड़ता है, अच्छा या बुरा, सकारात्मक या नकारात्मक। ये एक वजह है कि दूसरों के प्रति सही दृष्टिकोण और अच्छा व्यवहार रखना कितना आवश्यक है। हम जिस व्यक्ति के जीवन को स्पर्श करते हैं उसमें एक भूमिका अभिनीत करते हैं। वस्तुतः हमारे पास किसी के भविष्य की कुंजी हो सकती है। अगली कहानी में इसे सुंदर ढंग से बताया गया है, क्योंकि वो अवसर और उत्तरदायित्व दोनों को चित्रित करती है। कृपया चाबी। एक बुजुर्ग व्यक्ति मुख्य गिरजाघर में बैठा ऑर्गन बजा रहा था। दिन ढल चुका था और अस्त होते सूर्य का प्रकाश कांच की खिड़की से होकर उस वृद्ध व्यक्ति को किसी देवदूत की आभा प्रदान कर रहा था। वो एक निपुण ऑर्गन बजाने वाला था एवं दुखी व उदास गीत बजा रहा था, क्योंकि उसका स्थान एक युवा व्यक्ति को दे दिया गया था। गोधूली के समय लगभग अशिष्टता पूर्वक वो युवा व्यक्ति मुख्य गिरजाघर के पिछले द्वार से अंदर आया। वृद्ध व्यक्ति ने उसके अंदर आने को भांप लिया, ऑर्गन से चाबी हटाई, उसे अपनी जेब में रखा और गिरजे के पीछे की ओर चल पड़ा। जैसे ही वृद्ध व्यक्ति नौजवान के पास पहुंचा, उस युवा ने अपना हाथ बढ़ाया और कहा, कृपया चाबी। बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी जेब से चाबी निकाली और उस नौजवान को दे दी, जो शीघ्रता पूर्वक ऑर्गन की तरफ बढ़ा। वो एक क्षण के लिए रुका, बेंच पर बैठा, चाबी लगाई और उसने ऑर्गन बजाना शुरू कर दिया। वो बुजुर्ग व्यक्ति खूबसूरती से और निपुणता पूर्वक ऑर्गन बजाता था, परंतु उस नौजवान ने अत्यंत विद्वता पूर्वक बजाया, मानो वो संगीत जिसे दुनिया ने कभी सुना ही नहीं था ऑर्गन से फूट पड़ा हो, और उसने उस गिरजाघर को, उस नगर को और देश के उस भाग को सराबोर कर दिया हो। ये विश्व का जोहन सेबेस्टियन बाख से के संगीत से पहला परिचय था। वृद्ध व्यक्ति ने अपने गालों पर ढलकते आंसुओं के साथ कहा, कल्पना करो, केवल कल्पना कि मैंने इस विशेषज्ञ को चाबी ना दी होती। ये स्पष्ट है कि उस वृद्ध व्यक्ति ने नौजवान को चाबी दी। ये भी स्पष्ट है कि नौजवान ने उस चाबी का भरपूर प्रयोग किया। ये एक संजीदा विचार है, क्योंकि हम दूसरों के भविष्य की चाबी थामे होते हैं। हम अकेले नहीं रहते। हमारे आचरण एवं कार्य दूसरों को प्रभावित करते हैं, जिनमें से बहुत कमों को हम कभी जान भी नहीं पाएंगे। यही कारण है कि हमारे पास जो कुछ है उसी से अच्छा करने का हमारा दायित्व एवं कर्तव्य हमारे व्यक्तिगत जीवन से भी बहुत आगे तक जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे खंड 3 का अध्याय 2 समाप्त होता है। कल मैं आपके लिए अध्याय 3 का पहला भाग लेकर आऊंगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।